So we'll go ahead with next question, question number 19. A current of 5 ampere is flowing at 220 volt in the primary coil of transformer. Current of 5 ampere is flowing in the primary, मतलब IP, और voltage कितना है 220 मतलब EP. If the voltage produced in the secondary is 2200 and मतलब 2200 volt and 50% of power is lost, then the current in the secondary will be. Good question. पहले एक बार बताओ. A current of 5 ampere is flowing at 220 volt in the primary coil of the transformer. मतलब क्या क्या दिया है IP. IP कितना है 5 एम्पियर का और EP कितना है 220 volts. फिर बोला है the voltage produced in the secondary coil. Voltage in the secondary coil 2200 volt और 50% पावर लॉस है. 50% पावर लॉस है. 50% पावर लॉस का मतलब होता है एफिशिएंसी 50% होना. तो रिमेंबर एफिशिएंसी की वैल्यू 50% दिया हुआ है और आपको पूछा व्हाट इज IS, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट. तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, एफिशिएंसी इज P आउट बाई P इन, आउटपुट पावर पावर अपॉन इनपुट पावर. ये 50% है. 50% मतलब 50/100, 1/2, 50%. What is output power? What is P out? EP IP. What is input power? ES IS, है ना. हाँ, उल्टा लिख रहा हूँ मैं. आउटपुट पे सेकेंडरी होता है, तो इधर क्या लिखोगे ES IS, इधर क्या लिखोगे EP IP. इनपुट तुम किसको देते हो? प्राइमरी को देते हो. आउटपुट तुम कहाँ से लेते हो? सेकेंडरी से लेते हो. तो थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं तो गलत हो जाएगा. 1 और कितना 2 1/2. व्हाट इज ES? ES इज 2200 इंटू IS तो फाइंड करना है. व्हाट इज EP? EP इज 220. IP कितना है 5 है. तो ये हो गया कितना हो गया 1 और 10. ये हो गया कितना हो गया 1 एंड 2. तो व्हाट इज IS? 1/4. 1/4 मतलब कितना 0.25 एम्पियर. 0.25 एम्पियर, ऑप्शन डी. Next question. A metal disc of radius r rotates with angular velocity omega about an axis perpendicular to its plane passing through its center in a magnetic field of induction B acting perpendicular to the plane of the disc. The induced EMF between the rim and the axis of the disc is. डू यू रिमेंबर, हमने ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना ये. यस, हमने ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में किया है. ये आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम्पल था. नहीं याद, कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे. नहीं याद तो करवाना पड़ेगा. अब ऐसा है, हमारे पास है एक डिस्क. ये है एक डिस्क. ये डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब इट्स ओन एक्सिस. तो थोड़ा सा रोटेशन डायनामिक्स भी याद कर लो. एनी एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज नोन एज ओन एक्सिस. तो डिस्क इसके अबाउट रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, डिस्क को परपेंडिकुलर है. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद भी ऐसा है, परपेंडिकुलर है टू द डिस्क. ये मैग्नेटिक फील्ड है. और ये रोटेट हो रहा है विद ओमेगा. फिर इफ यू रिमेंबर, आपके स्टेट बोर्ड में ही ये क्वेश्चन था. मैंने आपको बोला था कि ऐसे केसेस में क्या करना. ऐसे केसेस में तुम सबसे पहले इस डिस्क को इमेजिन करोगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस. फिर उसमें से एक रिंग हम लोग लेते हैं, एक रिंग. इस रिंग का रेडियस हम लोग ले लेते हैं स्मॉल आर. और जो रिंग है, रिंग इसका जो थिकनेस इसको लेते हैं DR. फिर जब डिस्क रोटेट होगा तो रिंग भी रोटेट होगा. तो डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है तो रिंग भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है. मतलब रिंग के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज होगा. अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है. तो तुम पहले इस रिंग के लिए फाइंड करते हो इंड्यूस EMF. पहले इसके लिए फाइंड करते हो. वो कैसे फाइंड करते हो, DE इक्वल्स टू, हाउ डू यू फाइंड इट आउट, -d∅dt. तो D इक्वल्स टू -d∅dt. व्हाट इज phi? B इंटू A. बराबर. यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है
अच्छा, अब एरिया, ओके गुड। तो इफ यू रिमेम्बर इसको हमने कैसा लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, डू रिमेम्बर इसको कैसे लिखा था हम लोगों ने? बी कांस्टेंट बाहर डी ए बाई डी टी, और इसको लिखा था वन बाई डी टी। वन बाई डी होता है फ्रीक्वेंसी, तो d इक्वल्स टू माइनस बी डी ए इज एरिया ऑफ द रिंग। वो बताता हूँ कैसे, और वन बाई डी टी कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना ये वन बाई डी टी फ्रीक्वेंसी होता है। एफ बोल दो या इसको एन बोल दो। एरिया ऑफ द रिंग कैसे फाइंड करते हो याद है आपको? टू पाई आर डी आर। ये जो रिंग है, पहले तो रिंग का इनर सरकमफरेंस कैलकुलेट कर लेना, टू पाई आर, इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना डी आर, तो वो बन गया एरिया ऑफ द रिंग, टू पाई आर डी आर। ऐसा होता है। इसमें से टू पाई एफ बन गया ओमेगा, क्या हो गया? ओमेगा। तो देयरफॉर ये जो रिंग है, रिंग, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर रिंग, फॉर रिंग, ये रिंग के लिए है, तो माइनस बी टू पाई एफ इज ओमेगा, तो माइनस बी ओमेगा आर डी आर, सिंस ऑफ कोर्स ओमेगा इज टू पाई एफ। हमको चाहिए था पूरे डिस्क का, हमने किसका फाइंड किया अभी तक? रिंग का। फिर हम टोटल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट। देयरफॉर टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इज T इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क है इसका रेडियस कितना बोला हुआ है आपको? कैपिटल आर। तो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो डिस्क है ये छोटे छोटे रिंग से बना है। रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? जीरो, और कहाँ तक आया? यहाँ तक, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ? आर। तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या आएंगे? जीरो टू आर डी ई। तो ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू आर डी, लेकिन डी क्या है? माइनस बी ओमेगा आर डी आर। गुड। और ये बी ओमेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ई इक्वल्स टू माइनस बी ओमेगा बाहर आ गया, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर आर डी आर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर स्क्वायर बाई टू, फ्रॉम जीरो टू आर, तो ई इक्वल्स टू माइनस बी ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ऐसे मॉड लूंगा तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे याद रख लोगे तो भी चलता है। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो द स्टेप्स इन्वॉल्व, और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में हमेशा ऐसा एक छोटा एलिमेंट लेना। यहाँ पे डिस्क था तो एलिमेंट रिंग है, तो पहले रिंग का ईएमएफ फाइंड करना, टोटल के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय। अगर आपको याद होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ करता है, ये एल इधर लिख दिया। तो कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो एरिया बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा ना। हाँ, इंक्रीजिंग द करंट, इंक्रीजिंग करंट पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो इट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट। तुम कितना भी करंट बढ़ा दो नहीं बढ़ने वाला, ऑप्शन बी, बिकॉज डज नॉट डिपेंड ऑन करंट। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। वही क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड। तो अभी देखो एल क्या था? म्यू जीरो क्या था? एन स्क्वायर क्या था? ए, और क्या था? एल। परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, रेडियस और नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो बोला है द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, डज इट डिपेंड ऑन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम? यस और नो? डज इट डिपेंड ऑन रेडियस? यस, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस। रेडियस पे डिपेंड करता है ये, हाँ करता है। एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है। एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, तो एल डिपेंड्स ऑन रेडियस। एल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस। तो सी एंड डी तो है ही, सी और डी तो होगा ही। बी होगा क्या? नहीं। तो क्या आएगा? ए सी डी, ऑप्शन डी। अरे न्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, एन पे डिपेंड कर रहा है, हाँ ए पे कर रहा है, हाँ तो ए सी और डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil of self-inductance L is placed in an external magnetic field. A coil of self-inductance L is placed in an external magnetic field.
No current flows in the coil. The total magnetic flux linked with the coil is phi. The magnetic field energy stored in the coil is. सिंपल है. हमारे पास एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L. इसको तुमने कहाँ रखा? एक्सटर्नल फील्ड में. इसमें से कोई करंट पास नहीं हुआ. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज फाई. एनर्जी स्टोर्ड पूछा है आपको. कैसे फाइंड करोगे एनर्जी स्टोर्ड? अरे 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 अरे, क्वेश्चन समझा क्या आपको? हमारे पास एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है. इसको किस में रखा तुमने? एक्सटर्नल फील्ड में. नो करंट फ्लोज इन द कॉइल. करंट फ्लो नहीं हो रहा है. द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज फाई. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी stored in the coil? How do you find out energy stored in the coil? तो आपको याद नहीं है इक्वेशन? एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड इज हाफ एल आई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. लेकिन हमको इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स चाहिए. तो डू यू रिमेम्बर, जब एक ही कॉइल हो, दूसरा कॉइल है कि यहाँ पे नहीं, तो सेल्फ इंडक्टेंस की म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस. तो याद है क्या? फाइव एल आई. तो आई कितना हो गया? 5/L. इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have energy stored U equals to half L I square. What is I? 5/L. उसका स्क्वायर 5 स्क्वायर बाय L स्क्वायर. एक L हो गया कैंसिल. तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या बन गया इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स? 5 स्क्वायर बाय 2L. तो 5 स्क्वायर बाय 2L ऑप्शन में है ना? है ना? कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है. डन. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. उठो उठो, अगला क्वेश्चन. इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इज 80%. मतलब इफिशिएंसी दिया हुआ है. इट इज यूज्ड on a 1000 volt supply to deliver a current of 20 ampere at 120 volt. 1000 वोल्ट के सप्लाई पे यूज करो तो वो इनपुट वोल्टेज है. क्यों यूज कर रहे हो? टू डिलीवर. डिलीवर मतलब आउटपुट. आउटपुट पे कितना करंट है? 20 एम्पियर. सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर और सेकेंडरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट. आपको करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई. करंट ड्रॉन सप्लाई से कितना करंट दिया, मतलब कौन सा करंट? प्राइमरी करंट. तो सबसे पहला स्टेप होता है कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या. जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुमको पैरामीटर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर ऑफ एफिशिएंसी 80% है. इट इज यूज ऑन 1000 वोल्ट सप्लाई. 1000 वोल्ट के सप्लाई पे यूज किया. तो सप्लाई वोल्टेज मतलब प्राइमरी वोल्टेज. और क्या क्यों किया? टू डिलीवर करंट. डिलीवर मतलब आउटपुट पे करंट. कितना करंट? 20 एम्पियर. तो IS है कितने वोल्टेज पे? 120. तो ये ES है और आपको IP पूछा है. तो सिंपल हमने अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे लिखा था हम लोगों ने ईटा इक्वल्स टू P आउट बाय P इन. P ये ईटा कितना है? 80% टू 80/100. व्हाट इज P आउट? ES IS. दिस इज EP IP. ये आ गया आपका 8/10 विच इज 0.8. 0.8. व्हाट इज ES? सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको? 120 वोल्ट. सेकेंडरी करंट कितना बोला हुआ है? 20 एम्पियर. और ये 1000 वोल्ट दिया हुआ है आपको 1000. और IP तो पूछा हुआ है. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. इसको कैलकुलेट करो. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. देखो ये कैंसिल हो गया. हो गया. ये इधर गया. 0.8 इंटू 10 कितना होता है? 8 होता है ना. 8. 12 इंटू 2 कितना होता है? 24. 24 अपॉन IP. तो IP इज 3. तो 1 एंड 3 सा. तो इनपुट करंट इज 3 एम्पियर. इनपुट करंट इज 3 एम्पियर. 3 एम्पियर करंट है. ऑप्शन नंबर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The coefficient of mutual induction is 2 Henry, मतलब M. And induced EMF across secondary E2 secondary is 2 kilovolt. Current in the primary is reduced from 6 to 3. मतलब change in the current in the primary DI 6 to 3. The time required for the change of current is simple सा question है. Do you remember E2 is minus d phi 1 by dt. मतलब d phi 2 by dt. जा सके. हाँ हाँ पक्का पक्का. अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मॉड लिख देना, नहीं तो ठीक है. यू नो डू यू नो इधर इफ यू रिमेंबर
अभी इफ यू रिमेंबर बोलना ही बंद करना है मेरे को, यू शुड रिमेंबर। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस होता है ना, तो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी, फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू आई वन, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो कौन होता है, एम, तो फाई टू इक्वल टू एम आई वन, ये एम कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ए टू इक्वल्स टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, तुमको डी टी चाहिए, तुमको चाहिए डी टी, तो डी टी इक्वल्स टू माइनस एम डी आई वन अपॉन ए टू, माइनस एम बाई ए टू डी आई वन मतलब फाइनल करंट प्राइमरी का माइनस इनिशियल करंट प्राइमरी का, क्योंकि करंट चेंज ही प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में तो चेंज होता है नहीं, बट माइनस एम की वैल्यू 2 है, ए टू कितना दिया हुआ है 2 किलो वोल्ट, 2 किलो मतलब 10⁻3, फाइनल करंट कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर, और इसमें कितना दिया हुआ है 6 एम्पियर, तो ये हो गया कितना आपका -3, कितना हो गया -3, और ये माइनस 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 प्लस, और ये कैंसिल हो गया, और ये 10⁻3 ऊपर गया, तो 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड हो गया, 3 इंटू 10⁻³ ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a long metal rod of length L completes the circuit as shown. The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field B. एरिया और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए तुम उस एरिया पे क्या ड्रॉ करते हो, नॉर्मल। तो अगर ये ऐसा कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको तुम क्या ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर, वो क्या होता है एरिया का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक डायरेक्शन भी क्या है वही है, तो थीटा कितना हो गया 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, याद रखना लगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर, ये जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस आर है आर। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन एज शोन विद कांस्टेंट स्पीड इज, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, वैसे ऑप्शन स्प्लिट नहीं हुए, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ ये हमने सॉल्व किया है, कब सॉल्व किया बता देता हूँ। तो वो थ्योरी पार्ट है, मैं वापस बता देता हूँ। हमने सिर्फ थ्योरी में थोड़ा सा सिचुएशन अलग लिया था, हमने यहाँ पे लिया था क्रॉस फील्ड, ये हमारे पास क्रॉस फील्ड है, और हमने ऐसा बोला था कि हमारे पास एक लूप है, और लूप का एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो ऐसा लूप लिया था हमने जिसका एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था। हमको इसको v स्पीड से बाहर मूव करना है, तो एज यू नो कि जब तुम इसको बाहर मूव करोगे, वैसे बाय द वे इफ यू रिमेंबर, अगर तुमको याद होगा तो इनिशियल फ्लक्स इज, इफ यू रिमेंबर, b into L into x, where this is x and this side is L, तो ये इनिशियल फ्लक्स है b into L into x। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ विद वेलोसिटी v, फ्लक्स चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt इज d dt ऑफ blx, b और l कांस्टेंट है, तो dh/dt होता है v, और इतना ही हो जाता है तुम्हारा EMF इंड्यूस्ड। EMF इंड्यूस्ड इज मॉड ऑफ d∅dt, तो अगर तुमको याद है तो इट इज मॉड ऑफ d∅dt, तो ये आ गया आपका BLV। व्हाट इज EMF इंड्यूस्ड, BLV, EMF इंड्यूस्ड इज BLV। यहाँ तक याद है आपको, यहाँ तक हाँ कि ना, अरे थ्योरी हुआ ना हमारा। EMF इंड्यूस होता तो क्या इंड्यूस होता है, करंट, और इंड्यूस करंट या फिर ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, तो E इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू E बाई आर, E इज BLV बाई R, ये करंट है, करंट है। अब जो करंट इंड्यूस हुआ उसके वजह से इन तीन साइड पे फोर्स लगता है, F1 और F3 कैंसिल हो जाता है बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, और F2 फोर्स लगता है इस पे। और अगर आपको याद होगा तो फोर्स F2 को मैंने F बोला था, और मैंने बोला था वो होता है BI, where I is induced current, force acting on a current carrying conductor। थोड़ा प्रोसेस पूरा सा वापस से याद कर लो। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है, लूप का एक पार्ट फील्ड के अंदर है, एक पार्ट बाहर है। इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज BLX। जब तुम इसको बाहर निकालते हो तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज d∅dt which is BLV। EMF इंड्यूस, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस इज BLV। इंड्यूस करंट इज
ई बाई आर, मतलब बेसिकली बी एल वी बाई आर। अब क्योंकि इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया, तो यू नो करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर क्या एक्ट होता है, फोर्स। तो तीन साइड पे फोर्स एक्ट हो रहा है, F1 F2 और F3। इसमें से F1 और F3 क्या है, इक्वल बट अपोजिट, क्या हो गया, कैंसिल। तो कौन सा साइड पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ओनली वन साइड विच इज इनसाइड। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, बिल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा है, अंदर, लेंथ कैसा है, ऐसा है। तो व्हाट इज द एंगल, एंगल कितना बना, 90। तो लिखा ही नहीं मैंने, इसलिए आई डोंट राइट इट डाउन। तो व्हाट इज फोर्स, बी इंटू आई इंटू एल। व्हाट इज आई, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल। तो क्या बन गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ये प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट अगर होता तो क्वेश्चन नंबर 26 सी ऑप्शन होता, क्योंकि सी ऑप्शन में दिया हुआ है उन्होंने। तो सी ऑप्शन में उन्होंने दिया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary and secondary voltage of an ideal step down transformer is 200 volt and 25 volt। स्टेप डाउन है, प्राइमरी पे 200 वोल्ट है, सेकेंडरी पे 25 वोल्ट है। द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ डिवाइस व्हिच ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। सेकेंडरी जो कॉइल होता है वो आउटपुट कॉइल होता है, वो हम लोग डिवाइस पे लगाते हैं। डिवाइस ने कितना करंट ड्राइव किया, 2 एम्पियर, मतलब ये आउटपुट करंट है, मतलब सेकेंडरी करंट है। तो आपको करंट इन द प्राइमरी पूछा है, करंट इन द प्राइमरी पूछा है, गुड। तो अभी क्या करेंगे, करंट इन द प्राइमरी कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालोगे, वैसे नॉर्मली एफिशिएंसी दिया होता है ना, यहाँ दिया है क्या एफिशिएंसी, नहीं। तो जब नहीं दिया हो तो ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर मानना पड़ता है। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसका एफिशिएंसी 1 होता है, 100%। तो रिमेंबर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ये हमने यूज भी किया था। कहाँ यूज किया था, कहाँ यूज किया था, भूल गए, थ्योरी में। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर output power equals to input power, P out equal to P in। output is ESIS और this is EPIP। तुमको क्या पूछा है, IP। तो what is IP, ESIS upon EP। what is ES, 25 वोल्ट, and IS is 2 एम्पियर। 2 बोला है, यस 2 बोला है। और ये कितना है, 200। 50 बाई 200 कितना होता है, 1/4। तो 1/4, तो 1/4 मतलब कितना, 0.25। तो 0.25 होना चाहिए, 0.25 है ना, 0.25 है। 0.25 मतलब 25 टू 10⁻²। हाँ कि ना, हाँ, यस। इसको मैं 250 टू 10⁻³ लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो 10⁻³ मतलब क्या, मिली। तो 250 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, a coil having effective area A is held with its plane normal to magnetic field of induction B। एक कॉइल है जिसका एरिया ए है, उसको कैसे पकड़ के रखा है तुमने, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब एंगल कितना, 0। तो कॉस थीटा कितना, 1। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज क्विकली रिड्यूस टू 25% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो जो भी पहले मैग्नेटिक फील्ड था, मान लो V1 था, अभी तुमने 25% पे ला दिया उसको, रिड्यूस टू 25%। मतलब जो नया फील्ड होगा, फाइनल फील्ड, वो B1/4 होगा, क्योंकि 25% इज 1/4। मैं लिख दूंगा सब, कितने टाइम में किया ये, 1 सेकेंड में। EMF इंड्यूस इन द कॉइल विल बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो ऐसा है, यू हैव टू नो दिस फर्स्ट। EMF इंड्यूस इज -d∅dt। E equals to -ddt of phi is b bar dot a bar, ba cos theta is 1। मैंने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुमको बता दिया था। ए कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर, dB/dt। तो E इक्वल्स टू A इज कांस्टेंट, एरिया इज नॉट चेंजिंग। तो एरिया को तो एरिया रखेंगे, टाइम की वैल्यू कितनी है, dt कितना है, 1। और ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल, फाइनल जो है, फाइनल फील्ड B2 के इनिशियल का 25% है। 25% होना मतलब 25/100 होना, मतलब 1/4 होना।
तो B2 is B1/4. Equation number 2. Therefore, from equation number 1 and 2, you have E equals to -a, वो तो 1 है, छोड़ दो उसको. What is B2? B1/4 minus B1. What is 1/4 minus 1? -3/4. 1 minus 1/4 कितना होता है? 3/4. तो ये -3/4 और ये माइनस, तो कितना हो गया? 3/4. B1A, लेकिन B1 को क्या बोला है उन्होंने? B. तो 3/4 AB. 3/4 AB. ऑप्शन नंबर B. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सकता था, थोड़ा सा अभी ध्यान दो. तो ये ट्रिक्स तुमको सीखने पड़ेंगे. जब तक तुमको ट्रिक्स नहीं पता, तुम्हारा स्पीड कम रहेगा. इवन दो यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो ट्रिक्स. व्हाट इज EMF इंड्यूस? माइनस d∅dt. राइट, माइनस को फिलहाल साइड में रख दो. d∅dt. व्हाट इज 5 b into a. व्हाट इज नॉट चेंजिंग? a. टेक इट आउट. तो माइनस a dp/dt. dt की वैल्यू कितनी है? 1. dv a dv a dv a dv, याद रखना. dv से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. 25% रह गया तो 75% गया. 75% कितना होता है? 3/4. तो व्हाट इज dv? 3/4. तो 3/4 b और बाहर a था, तो 3/4 a भी था. ऐसे ऐसे क्वेश्चन है. आई एम टेलिंग यू लिटरली, तुम प्रैक्टिस करो, तुमको समझेगा. थ्योरी क्लियर है ना ये? और तुमको अगर कैलकुलेशन करने का ट्रिक समझ में आ गया ना, dv मतलब चेंज इन फील्ड. अरे 25% रह गया तो 75% गया, तो 75% चेंज है, 3/4 चेंज है. तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर आ गया था उसका. 30 सेकंड से भी कम टाइम लगता है. जितना टाइम क्वेश्चन पढ़ने में है उतना टाइम आंसर आने में है. क्वेश्चन नंबर 29. अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L. हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ L है. रोटेट्स अबाउट वन एंड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B. If the EMF induced between the ends of the rod is E, then the number of revolutions made by the rod per second is. जो अगर तुमको मोशनल EMF याद है, हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था कि जब एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे तो उसमें EMF इंड्यूस होता है. 2 टाइप के मोशन थे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. तो रोटेशनल EMF तुमको याद होगा तो 2 मिनट का भी काम नहीं है. मैं बताता हूँ कैसे, अगर याद होगा तो. नहीं याद है? याद है तो नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं पूरा बता देता हूँ, नहीं तो फिर वो 1 स्टेप आंसर है. देखो ऐसा था, हमारे पास एक क्रॉस फील्ड था. क्रॉस फील्ड मतलब गोइंग इनसाइड. तो हमने ना इस फील्ड में एक रॉड को पिवोट किया. पिवोट करना मतलब एक एंड पे फिक्स करना, एक एंड पे कील ठोक देना, नेल लगा देना. और इसमें हम लोग एक रॉड को रोटेट करवा रहे थे. और जो रॉड है इट इज पिवोटेड एट वन ऑफ द एंड. सपोज यहाँ पे समवेयर ओवर हियर इसको पिवोट करके रखा है. पिवोट, ये पॉइंट ऑफ पिवोट है. और इसका जो लेंथ है रॉड का, जो रॉड का लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड, ये लेंथ ऑफ द रॉड L है. L. फिर हम लोग इस रॉड को इमेजिन कैसा करते हैं? हम इमेजिन करते हैं ये रॉड, इस रॉड इज मेड अप ऑफ, इफ यू रिमेंबर वी इमेजिन द रॉड टू मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dr. उसमें से मैंने एक एलिमेंट ले लिया dr यहाँ पे. तो वी इमेजिन, हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो रॉड है इट इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dr. तो ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ कितना है? dr. उसमें से ये जो पूरा रॉड छोटे 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 एलिमेंट से बना है, हर एक का लेंथ कितना है? dr. अब उसमें से एक एलिमेंट मैंने इमेजिन किया. कहाँ इमेजिन किया? r डिस्टेंस पे. अब जब ये रॉड रोटेट होगा, जब ये रॉड रोटेट होगा तो ये एलिमेंट क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन. और इस सर्कुलर मोशन का टेंजेंशियल स्पीड कितना है? v. तो हमने रॉड को इमेजिन किया टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dr. उसमें से फिलहाल मैं एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ dr एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पिवोट, फ्रॉम वन एंड. जब रॉड रोटेट होगा तो एलिमेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. जब एलिमेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? EMF. हम लोग हमेशा पहले स्मॉल एलिमेंट में EMF इंड्यूस देखते हैं, तो हम लोग पहले DE देखते हैं. और ये हम लोग डायरेक्टली हमारा
जो पिछले फॉर्मूला हम यूज करते थे BLV, याद है क्या? इंड्यूस ईएमएफ BLV, तो वहां से आते हैं हम लोग BLV, लेकिन L क्या है? DR है, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना है? DR है। फिर V क्या होता है? V R ओमेगा, क्या होता है? R ओमेगा DR। ये तो एक एलिमेंट का था। अगर मुझे टोटल फाइंड करना है, ऑफ कोर्स माइनस साइन लगेगा, मैं लगा नहीं रहा। अगर मुझे टोटल फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। ये रॉड को तुमने इमेजिन किया था एलिमेंट्स फ्रॉम 0 लेंथ टू L लेंथ, तो रॉड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हर एक एलिमेंट में EMF इंड्यूस होगा ना, हर एक में अगर EMF इंड्यूस होगा तो टोटल EMF क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 लेंथ से फुल लेंथ तक। फुल लेंथ कितना है? L, 0 टू L, B R ओमेगा DR। हमने B चेंज किया नहीं, ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट, तो वो दोनों बाहर। तो यू हैव E इक्वल्स टू B ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू L R DR। B ओमेगा R का इंटीग्रेशन क्या होता है? R स्क्वायर बाय 2 0 टू L, तो E क्या होता है? B ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट इन दिस केस? L स्क्वायर बाय 2, तो ये हमने डिराइव किया था ऑलरेडी। याद होता तो तुम्हारा, मैंने बोला ना, वन स्टेप आंसर है। तुमको चाहिए था, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ BL स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, बराबर। कैंसिल कैंसिल, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज F? F इक्वल्स टू E अपॉन BL स्क्वायर पाई, हो गया। तो ये याद होता ना तो वन स्टेप आंसर है। E अपॉन BL स्क्वायर पाई कहाँ पे है? E अपॉन BL स्क्वायर पाई, ऑप्शन नंबर C। So this is the end of PYQ section. Now we'll jump to mixed bag। और वैसे इस चैप्टर में एटलीस्ट फॉर CET लेवल ज़्यादा कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है नहीं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अभी इंड्यूस्ड चार्ज बोला है, इंड्यूस्ड करंट नहीं बोला, इंड्यूस्ड EMF नहीं बोला। तो जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब ये पूछा क्या है, तो मैं बता देता हूँ क्या है। थोड़ा ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा तुमको। व्हाट इज इंड्यूस EMF? d∅dt। मुझे पता है माइनस में लिख नहीं रहा, मैं मॉड लिख रहा हूँ। व्हाट इज इंड्यूस करंट? व्हाट इज करंट? V/R, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V/R। V मतलब E, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को EMF बोलते हैं, E/R, पक्का। और ये नीट का PYQ है, ये नीट का PYQ है, और इस पे और एक क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 आएगा इस सेट में। तो व्हाट इज E? व्हाट इज E? d∅dt, बराबर, गुड। तो I इज E/R और E लिख दिया मैंने d∅dt। बट डू यू नो हाउ डू डिफाइन करंट? यू डिफाइन करंट एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ऐसे डिफाइन करते हो ना, करंट को ऐसे डिफाइन करते हो ना, चार्ज अपॉन टाइम। ये चार्ज क्या, करंट क्या था? इंड्यूस करंट था, तो चार्ज को भी क्या बोलेंगे? इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम आने वाला है। तो dq/dt इक्वल्स टू 1/r d∅dt। dt क्या हो गया? कैंसल। तो dq क्या है आपका? d∅dt, d∅r, सॉरी, d∅r। तो इंड्यूस चार्ज फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, हाँ। रेजिस्टेंस पे कर रहा है, हाँ। टाइम पे कर रहा है ना, तो पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस चार्ज इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। नहीं, उस पर तो डिपेंड करता है। टाइम पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। रेजिस्टेंस पे करता है? हाँ करता है। तो किस पे नहीं करता है? टाइम पे नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ही, तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन और किस टाइप के आ सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ऑफ दिस सेट पहले वो कर लेंगे। इसको 14 देखो क्या बोला है। इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, रेजिस्टेंस दिया है, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 2 वेबर टू 10 वेबर। तो इनिशियल फ्लक्स 2 है, फाइनल 10 है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? 8 वेबर। कितने टाइम में हुआ? 0.2 सेकेंड में हुआ। द चार्ज दैट फ्लोज इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, चार्ज दैट फ्लोज, अभी हमने देखा
अब भी जस्ट हमने देखा व्हाट इज डी क्यू, डी फाइव बाय आर. व्हाट इज डी फाइव? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस. व्हाट इज फाइनल फ्लक्स? 10. व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? 2. रेजिस्टेंस कितना बोला है कॉइल का? 2. तो कितना हो गया 8/2 मतलब कितना हो गया 4. तो कितना चार्ज है 4 कूलम. 15th नंबर. मैं अभी 14, 15, 16 सीक्वेंस में लेते जाऊंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ आ सकते हैं. पीवाईक्यूज में तो हमारा लगभग हर एक टॉपिक टच हो गया, जो बाकी है अभी वो कवर कर लेंगे. अ कॉइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस हैज 100 टर्न्स. इस पर ध्यान देना आप, 100 टर्न्स की बात हो रही है. रेडियस 6 mm is connected to an ammeter of resistance 160 ohm. Coil is placed perpendicular to magnetic field. Perpendicular to magnetic field. What is the angle between B and A? 0. तो जब फ्लक्स लोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे 1. When coil is taken out of the field, जब मैंने कॉइल को बाहर निकाला फील्ड से तो 32 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट. द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी. मैं तुमको वापस क्वेश्चन बता देता हूँ. अ कॉइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस. कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम. टर्न्स कितने हैं उसमें 100. रेडियस कितना है उसका 6 mm. इसको हमने किससे कनेक्ट किया एमीटर से. एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 160. जब तुम एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करते हो तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 40 प्लस 160 200. और पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. जब तुमको बोला ही नहीं हो कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन, तो बाय डिफॉल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन. बाय डिफॉल्ट सीरीज. ये कितना था 40, वो कितना है 160. तो दोनों का मिला कितना हो गया 200 ओम. ये जो कॉइल है ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है. जब मैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लेता हूँ बाहर बाहर तो फाइनल फ्लक्स कितना हो गया 0. राइट. फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0. तो कितना चार्ज इंड्यूस हो गया 32 माइक्रोकूलम. और क्या पूछा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वही क्वेश्चन है जो हमने अब भी देखा, वही क्वेश्चन है. और ये भी नीट का पीवाईक्यू जैसा क्वेश्चन है. नीट में भी ऐसा था. तो इंड्यूस चार्ज डी क्यू बोलो तुम डी क्यू बोलो क्यू बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता. d5/r. हाँ कि ना. ये r कौन, ये r इक्विवेलेंट. ये जो फ्लक्स है फ्लक्स ये सिंगल कॉइल का है रिमेंबर. हाँ. और आपको याद है फ्लक्स क्या होता है. व्हाट इज फ्लक्स B into A. सिंगल का टोटल कितना हो गया NB. अब A तो सेम है. A जब तो पहले चेंज किया तुमने नहीं, तो उसको बाहर रखो. N into A बाहर. dB upon R equivalent. What is dB? What is dB? What is dB? Change in magnetic field. What is change in magnetic field? Final field minus initial field. फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड. फाइनल फील्ड तो 0 है. फाइनल फील्ड क्या है 0 है 0. तो 0 माइनस इनिशियल बराबर. मैं मॉड ले लूंगा. आई विल टेक मॉड, डोंट वरी. ये माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग. तो व्हाट इज मॉड ऑफ डी क्यू NAB इनिशियल. और हमको बी इनिशियल ही पूछा हुआ है. क्या पूछा है हमको बी इनिशियल. एन पता है हाँ. डी क्यू पता है हाँ. एरिया निकाल सकते हो हाँ क्योंकि रेडियस दिया हुआ है 6 mm πr² बराबर. आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा हाँ. R1 प्लस R2. बी मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा. तो यहाँ से बी का इक्वेशन क्या बन जाएगा R इक्विवेलेंट मॉड डी क्यू अपॉन NA. बन गया इक्वेशन बन गया. अब इसे पहले सब्स्टिट्यूट करो फिर. तो देयरफॉर पहली बात तो तुमको अभी ये बताना चाहिए R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2. मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ वहाँ पे 200. ये डी क्यू, ये नंबर ऑफ टर्न्स और ये πr², वेयर r इज रेडियस. दिस इज 40, दिस इज 160. तो कितना हो गया 200 है ना. 40 और 160. व्हाट इज चार्ज 32 माइक्रोकूलम 10⁻⁶. नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 100 थे क्या 100. पाई रेडियस कितना है 6 mm. 6 into 10⁻³ उसका स्क्वायर 36 into 10⁻⁶. R का स्क्वायर. गुड गुड. 1 जा
टू ज़ा, 4 8 ज़ा, 4 9 ज़ा, बराबर, पक्का पक्का, गुड। ये आ गया आपका 16 और 10 टू -6 हो गया कैंसर। 16/9 पाई, 16/9 पाई, अगर तुमको पाई की वैल्यू पता है 3.14, तो मैंने बहुत बार बोला है कि 1/पाई होता है 0.318, सिर्फ एक डेसिमल सरकाना पड़ता है, तो 0.318 नहीं आ रहा तो 0.314 लिख सकते हो, नॉट एन इशू एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, हाँ 16 3 जा 48, 16 3.1, 16 into 3.18 लगभग 50 होता है, कितना होता है 50, लेकिन ये 3 था कि 0.3 था, तो ये 5 होगा, कितना होगा 5, 5/9, what is 5/9? 5/9 is like 5/10, 5/10 is like 1/2, 1/2 is 0.5, नंबर नीचे 10 से छोटा है तो ये नंबर 0.5 से बड़ा है, तो 0.5 से थोड़ा सा आगे पीछे फिर है 0.566। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर डी। आइए, राइट फ्रॉम स्क्रैच, मुझे कुछ नहीं भी पता था ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये 0.566 टेस्ला, डन।